Example 4.6. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? Take g equals to 10 meter per second square. Neglect the mass of the rope. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मास को जो है सीलिंग से सस्पेंड कर रखा है। तो लेट कर लेते हैं, ये सीलिंग है और यहाँ से एक मास जो है वो सस्पेंड किया गया है और इस रोप की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है ना। और इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया, ये है P, और ये जो मास है वो 6 kg का है, ठीक। तो यानी कि m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 kg। ये तो हो गया मास, ठीक है। अब उसके बाद आता है वेट, यानी मेरा कहने का मतलब ये जो 6 kg है इसको हम फोर्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो जो वेट का डेफिनेशन होता है W इक्वल्स टू होता है mg, ठीक है। और mg ही होता है फोर्स, ठीक है ना। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस तरीके से आ जाएगा, तो वही फोर्स हो जाएगा। तो m कितना है, 6 और g 10 यानी कि 60 न्यूटन। तो यानी कि इसका जो वेट होगा या कहें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, 60 न्यूटन होगा। हमको ये क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मिड पॉइंट से 50 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जब फोर्स लगाएंगे तो ये रोप जो है इस तरफ स्ट्रेच हो जाएगी। तो तब कैसे डायग्राम बनेगा, अब देखिए, जब इस रोप को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो ये रोप इधर की तरफ खिंच जाएगी। तो ये लेट कर लेते हैं, ये सीलिंग है यहाँ से, और ये इस तरीके से, देखिए इसको जितना हम ज़्यादा इस तरीके से अगर टिल्ट कर देंगे उतना डायग्राम अच्छा बनेगा, समझने में आएगा एंगल। अदरवाइज़ कितना भी ले सकते हैं इस लाइन को। सो ये इस तरीके से खिंच जाएगी और जो वेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे जस्ट टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। और ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और हमें जो फाइंड करना है वो ये जो रोप जो स्लैंट हो गई इस तरीके से, ठीक है, उसका वर्टिकल से एंगल कितना है। तो वर्टिकल, जैसे ये जो डायरेक्शंस होती हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। एक्स वाई एक्सिस जो होते हैं, एक्स और वाई, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। उससे ये हो गया वर्टिकल, उससे ये जो एंगल है ये फाइंड करना है, इसको हमने थीटा लेट कर दिया, ठीक। इस एंगल को फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, व्हाट इज़ द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। यानी कि जो कंडीशन है, पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम की मीनिंग ये होती है जो सारे फोर्सेज हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सारे फोर्सेज इक्वल होते हैं, यानी कि हर एक फोर्स को कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहा होता है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो रोप है, किसमें कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है किसको, वो फाइंड करेंगे। रोप में जो होते हैं वो टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है, टी। अब जो टेंशनल फोर्स होता है वो फ्रिक्शन के जैसा ही होता है, यानी कि एडजस्टेबल होता है। जितना ज़्यादा हम फोर्स को लगाएंगे उतना ही, जैसे फ्रिक्शन में अगर हम बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है, ठीक है, कोई भी ब्लॉक फ्लोर पे रखा है या आपके टेबल पे कोई ब्लॉक रखा है, तो तब रखा है तब उस पर 0 फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन जब हम उसको पुश करेंगे मूव करने के लिए, तब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा पुश करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आता जाता है। और एक टाइम के बाद जब हमारा जो पुश है, हमारा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तब वो ब्लॉक आगे बढ़ जाता है। सेम टेंशन में होता है। जो रोप होती है, रोप को जब हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो एक अपोजिंग फोर्स लगाती है। आपने फील भी किया होगा, अगर किसी रोप को खींचते हैं ज़्यादा फोर्स से तो वो ऐसा फील होता है रोप हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो वो जो फोर्स होता है
जिससे कि रोप अपोजिंग फोर्स लगा रही होती है। जब हम रोप को खींचते हैं, रोप हम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। न्यूटन के थर्ड लॉ से भी इसको समझ सकते हैं। तो वही जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है उसको टेंशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये एडजस्टेबल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा हम खींचेंगे उतना ही ज़्यादा टेंशनल फोर्स बढ़ता जाएगा रोप में। और जब हमारा फोर्स, ठीक है, वो टेंशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो रोप ब्रेक कर जाएगी। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो फोर्स होता है टेंशनल फोर्स रोप के, जैसे ये पूरी एक रोप है, बट हर जगह पे जिस जगह पे जितना फोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग टेंशनल फोर्स भी एडजस्ट होगा, तो चेंज होगा फोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम T1 लेंगे फोर्स, यहाँ पे T2 फोर्स लेंगे। तो इस पार्ट में जो रोप यहाँ से टाइट है, यहाँ से बंधी हुई है और इधर की तरफ खींची जा रही है, तो रोप इस 50 न्यूटन को अपनी तरफ खींच रही होगी, सो दैट द रोप विल नॉट ब्रेक, ठीक है, रोप टूटे ना, इसीलिए वो अपोजिंग फोर्स लगा रही होगी इस 50 न्यूटन पे। तो जिसको हम क्या कहेंगे, T1 कहेंगे, ठीक है। टेंशनल फोर्स T1 इस तरफ लग रहा होगा। तो इस पार्ट में, रोप के इस पार्ट में टेंशनल फोर्स T1 है। अब रोप के इस पार्ट में आते हैं। पहले तो ऊपर से देखेंगे इसको, तो ये लेट कर लेंगे यहाँ पे टाइड है, ठीक है, बंधी हुई है रोप। और जब 50 न्यूटन का फोर्स रोप को इधर की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, यानी कि कह लें ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, तो रोप जो है टेंशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा रही होगी, ठीक है, ये T2 हो जाएगा। फिर इस पार्ट में आते हैं, ये जो रोप है, अब यहाँ इस पार्ट में T2 ही फोर्स लगेगा, टेंशनल फोर्स T2 ही होगा, जो फोर्स लग रहे होंगे उनको बैलेंस करने के लिए। तो ये जो 60 न्यूटन है, इसको बैलेंस करने के लिए रोप ऊपर की तरफ T2 फोर्स लगाएगी, ठीक है। अपोजिंग फोर्स जो होगा 60 न्यूटन का, जो अपोजिंग फोर्स होगा वो T2 होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से टेंशनल फोर्स को एक रोप में लगाया जाता है और हर एक पार्ट में इस तरीके से शो किया जाता है। तो ये जो टेंशनल फोर्स होते हैं, ये जितना फोर्स लगा रहे होते हैं उसी के इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। तो ये जो हो जाएगा सारा फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं इसको, जब हम सारे फोर्सेस को शो कर देते हैं किसी भी सिस्टम में, जो भी फिज़िकल वर्क हो रहा होता है उसमें जब सारे फोर्सेस शो कर देते हैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन में, अच्छा ये पॉइंट P था, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो पॉइंट P है ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तब हमें एंगल बताना है, यानी कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो ये जो यहाँ पे T1 है, ठीक है, जैसे ये 50 न्यूटन है, ठीक है, 50 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स होना चाहिए, और ये जो T2 है या 60 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, इसके भी अलाइंड में कोई फोर्स होना चाहिए। तो वो जो फोर्स होगा वो T1 के कंपोनेंट होंगे, ठीक है। T1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमें इक्विलिब्रियम में फोर्सेस चाहिए, यानी कि इनसे अलाइंड, इनके अपोजिट में जो फोर्स होंगे वो शो करने पड़ेंगे। तो वो जो होंगे वो T1 के कंपोनेंट होंगे दोनों। T1 एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स है, वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये सिंस इस डायरेक्शन में, तो इसके कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसी डायरेक्शन में होंगे। जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी कि ये जो फोर्स होगा T1 कॉस थीटा, और ये जो फोर्स होगा T1 का T1 साइन थीटा। बात समझ आ गई होगी, ये कंपोनेंट क्यों लिए गए हैं, सो दैट वी कैन शो द इक्विलिब्रियम, कि ये जो T1 कॉस थीटा है इस साइड के फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और T1 साइन थीटा इस साइड के फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो इस पार्ट में T2 को शो करा देते हैं कि T2 पे कितना फोर्स लग रहा है, जिससे समझना आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्स, ठीक, इसमें नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स 60 न्यूटन और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T2। दूसरा जो अब यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया। अब इस पार्ट को शो करना है, तो ये हो गई रोप, ये रोप हो गई, ठीक है। तो इधर की तरफ जो है T1 फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर की तरफ T2 फोर्स लग रहा है। सारे फोर्सेस अलग अलग शो करा दिए। यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे 50 न्यूटन,
और ये एंगल है थीटा। तो इस डायरेक्शन में आ गया था हमारा T1 कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आ गया था T1 साइन थीटा। ठीक है, सारे फोर्सेस अलग अलग शो करती है और दिखा दिया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे बनी है। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोल देते हैं। तो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, तो अगर इन डायग्राम को अगर हम नाम दें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम सी क्या शो किया गया है कि T2 एंड 60 न्यूटन आर इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सॉरी T2 एंड 60 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये हुआ एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं या एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट में है, तभी सारा सिस्टम रुका हुआ है। सो इधर तो लिख लें इक्विलिब्रियम या डायरेक्ट ही कर देते हैं T2 इक्वल्स टू 60 न्यूटन, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये फ्री बॉडी डायग्राम था ये सी था, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम डी है, ठीक है। फ्रॉम डायग्राम डी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि T1 फोर्सेस T1 T2 एंड 50 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि सभी इक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि सारे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। सो इसको लिख लेंगे T2 इक्वल्स टू T1 कॉस थीटा या T1 कॉस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना, T1 कॉस थीटा किसके इक्वल है, T2 के, और T2 की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन है। तो यहाँ से T1 कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। अच्छा है किस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे, एट पॉइंट P। और दूसरा जो फोर्स है 50 न्यूटन का वो किसके इक्वल है, T1 साइन थीटा के। सो T1 साइन थीटा इक्वल्स टू 50 न्यूटन। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, T1 साइन थीटा अपॉन T1 कॉस थीटा, T1 साइन थीटा अपॉन T1 कॉस थीटा इक्वल्स टू 50 न्यूटन अपॉन 60 न्यूटन। तो T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 6 और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 अपॉन 6 और थीटा की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है tan इनवर्स 5 अपॉन 6। सो tan इनवर्स 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 39.8, तो नियरली 40, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 39.8 या फिर हम कर लेंगे थीटा इक्वल्स टू कितना है, 40 डिग्री। सो यहाँ से पता चल गया कि कितने एंगल पे रोप है वर्टिकल से, ठीक। तो अगर सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कर देते हैं, शो कर देते हैं सारे फोर्सेस को, तो फिर इसमें कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात है नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में ये भी लिखा है नेगलेक्ट द मास ऑफ द रोप, ठीक है। सो सिंस ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो tan इनवर्स वगैरह, ये जो थीटा सॉल्व होके आया है ये मास ऑफ रोप से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कहीं पे भी m की वैल्यू नहीं है, ना तो m लेंथ की भी वैल्यू नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है मास और लेंथ से। तो नेगलेक्ट करें या ना करें दैट डज नॉट मैटर।